आज का दिन क्या होता रहा और क्या डेवलपमेंट हमें नजर आ रही है ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग में? क्या ये इजराइल फ्रस्ट्रेशन में कर रहा है? बिकॉज ईरान के जो प्रिसीशन स्ट्राइक्स हैं इजराइल के की ऑफिशियल्स के ऊपर, वो लगता है कामयाब हैं। गो के वहां पे ब्लैकआउट है मीडिया का। कतर ने जो डिफेंस अटाची हैं ईरान के, उन्हें भी निकाली दे दी कि विद इन 48 आवर्स आप मुल्क को खाली कर दें। ईरान के बाद तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान का नंबर आएगा। ये भी पोटेंशियल थ्रेट है। एंड गेम क्या है ईरान की? आखिर ईरान कहाँ पे जाके रुकेगा और कहेगा नहीं अब हमने बदला ले लिया है? फ्रांस, इटली, स्पेन वगैरह और कनाडा इवन, उन्होंने इस जंग का हिस्सा न बनने की यकीन दहानी करवाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। आज जीसीसी के इजलास का एलामिया जारी हुआ। इस पे ईरान का क्या रिएक्शन है? ईरान के ताल्लुकात जीसीसी के साथ हैं। पाकिस्तान की पोजीशन कहाँ खड़ी है? इसमें यूरोपियन यूनियन के हवाले से क्या ईरान सोच रहा है? चाइना और रशिया का इस सारे मामले के ऊपर क्या किरदार है? इस पे आज के वीलॉग के अंदर गुफ्तगू करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान आज हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स पे आप देखते हैं और इस वक्त जर्नलिज्म के साथ मुंसलिक हैं। ईरान से आपका इस वक्त वास्ता है, आपका ताल्लुक़ है, आपका नाम है सैयद मोहम्मद जॉन हुसैन। अक्सर आपको मीडिया पे उनकी एक्सप्लेनेशंस और ईरान की जो इंटरनल कंडीशंस हैं उस पर बात करते हुए सुनते हैं। लेकिन जो एलामिया आया है उस एलामिया के बाद ईरान को मुतनब्बे किया गया है कि जो आपके हमले हैं एनर्जी फैसिलिटीज़ के ऊपर, अड्डों के ऊपर, एम्बेसीज़ के ऊपर, इसे बंद होना चाहिए। अदरवाइज़ वो हक रखते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई करें। और इसके साथ कतर ने जो डिफेंस अटाशी हैं ईरान को, उसको विद इन 48 आवर्स छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये तंजीम OIC की मुसलमानों की तंजीम है और ये 13 फॉरेन मिनिस्टर्स का इसमें जो जमा होना है, जिसमें अरब के अलावा टर्की, पाकिस्तान, आज़रबाईजान भी शरीक हुए, जिस पे हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब ने ट्वीट करके बताया कि ये काफ़ी खुशाइन था कि वो अपने अरब फॉरेन मिनिस्टर्स दोस्तों के साथ शरीक हुए, मुसलमान ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ शरीक हुए। लेकिन अगर ये OIC को रिप्रेजेंट कर रही है, मेरा सवाल ये है कि उन्होंने जहाँ पे ईरान के एक्शंस की मजम्मत की है, क्या अमेरिका और इजराइल के एक्शंस की भी मजम्मत की है कि इल्लीगल एग्रेशन किया है उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़, और ईरान की जो की लीडरशिप है, जो उनकी रेड लाइन थी, उन्हें शहीद किया है? अगर ये मजम्मत वो करते तो पाकिस्तान और तुर्की, चाइना और रशिया एक किस्म के फैसिलिटेट होते कि जो इन गल्फ़ ममालिक और ईरान के दरमियान में ब्रिज को कायम कर सकते, जो कि इस वक्त पाकिस्तान और तुर्की की भरपूर कोशिश है। और इसमें किसी हद तक रशिया भी काम कर रहा है और चाइना भी काम कर रहा है। चाइना की स्टेटमेंट इस पर बड़ी वाज़ेह है प्रेसिडेंट जी की कि वो पाकिस्तान और ईरान के साथ डट के खड़े हुए हैं और ये हमेशा साथ खड़े रहेंगे। जब इस तरह की स्टेटमेंट आए तो सवाल अगेन यहाँ पे पैदा होता है कि अगर GCC ममालिक, जो ईरान का मुद्दा है कि वहाँ पे अमेरिकन बेसिस मौजूद है और वहाँ से हमला हो रहा है, और जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप बारहा साबित कर रहे हैं कि ये ममालिक उनको मदद दे रहे हैं, और फिर उन वीडियोज़ को जारी किया जाता है जहाँ से बहरीन की सरजमीन से हैमर मिसाइल्स को फायर किया जाता है ईरान के ऊपर, और ईरानी इंटेलिजेंस बताती है कि अली लारेजानी की जो शहादत है उसका हमला भी इन्हीं अरब ममालिक के एक बेस से हुआ है। तो उस सूरत में इन बेसिस को निकाली क्यों नहीं देते, जबकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग GCC ममालिक के अंदर है, जो समझते हैं कि ये उनके लिए लायबिलिटी है, सिक्योरिटी का जरिया नहीं है। और ख़ुद एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत का ये मानना कि अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि हम इस जंग में कूदें और उसके बाद वो निकल कर पीछे हट के तमाशा देखें, जबकि तुर्की अल फैसल, जो एक्स चीफ रहे हैं सऊदी अरब के इंटेलिजेंस के, उन्होंने भी इस बात का इंदिया दिया है कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। और फिर अरबपति जो बिजनेसमैन है UAE के, उन्होंने भी इस बात का तस्करा किया है कि हमें अमेरिका को किसने इजाज़त दी है कि वो इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करें। अब यहाँ पे जो बुनियादी नुक्ता है कि जो तबाहकारी हो रही है, जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, जो एनर्जी फैसिलिटीज़ तबाह हो रही हैं, जो वीकनेस एमर्ज कर रही है, वो तो सारे मुस्लिम कंट्रीज़ का हो रहा है, गो के इजराइल का भी हो रहा है, गो के अमेरिका का नाम इनविंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, और अमेरिका भी ब्लीड हो रहा है। लेकिन मेजर नुकसान इनका हो रहा है और अमेरिका चाहता है कि इन ममालिक को ईरान के ख़िलाफ़ खड़ा किया जा सके। और यही वजह है कि तुलसी गिबार्ड का इतने अरसे के बाद पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम को
नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, ईरान के मिसाइल के साथ जोड़ना और उसे अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा करार देना एक प्रेशर है पाकिस्तान पे, जो अमेरिकन एम्पायर का एक पैटर्न रहा है पाकिस्तान को डील करने के हवाले से और किसी भी मुल्क को डील करने के हवाले से, ताकि पाकिस्तान इस जंग में हिस्सा बने। और इससे पहले उन्होंने बलूचिस्तान में अनरेस्ट करके इस जगह को इस्तेमाल करने की कोशिश करने का मंसूबा बनाया था, ताकि यहाँ से ईरान को डिस्टेबलाइज किया जाए, जिसे पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने कुचल के रख दिया। लिहाजा पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस है वो पूरी कोशिश कर रही है, और पॉलिटिकल लीडरशिप एज वेल, कि पाकिस्तान का जो न्यूट्रल स्टांस है वो करीब रहे। और इसमें मैं ईरान से भी कहूँगा कि आप टू फ्रंट वॉर का सामना न करें। टू फ्रंट वॉर हिटलर भी नहीं जीत पाया था। लेकिन जो अमेरिका और इजराइल की जो बिहेवियर है उसको एस्केथोलॉजिकल कन्वर्जेंस की एक्सप्लेनेशन से हम बयान कर सकते हैं, जहाँ पे रिलीजियस बिलीफ का कन्वर्जेंस नज़र आ रही है। जो नेशंस के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो समझने में हमें आता है कि इन ममालिक का कन्वर्जेंस किस तरह से है। मिसाल के तौर पे जूडाइज़्म के अंदर ये वाज़ेह है कि दिस इज़ एन एंडिंग टाइम, और उस एंडिंग टाइम से पहले एक बहुत बड़ी जंग होगी, और उस जंग में तेल अवीव को, जेरूशलम को फतह हासिल होगी। और इसी बात को प्रो इजरायली लॉबी और इसके साथ साथ एवेलेंजिकल कोट करते हैं, जिसमें वो कोट करते हैं जेनेसिस 42 को, जिसके मुताबिक कहते हैं कि दुनिया की ताकतें जेरूशलम में जमा होंगी और खुदा उनको शिकस्त देगा। लिहाजा फिर ज़करिया 40 का भी जिक्र करते हैं कि अगर जो इज़राइल को बरकत देगा खुदा उसको बरकत देगा। और इसके साथ साथ 15.18 का जिक्र भी हकबी साहब, जो कि पादरी सफ़ीर है अमेरिका के इज़राइल के अंदर, वो भी जिक्र करते हुए नज़र आते हैं कि खुदा ने वादा किया है इब्राहिम को कि तुम्हारी औलाद को ये पूरा ग्रेटर इज़राइल हम देंगे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम तो नहीं थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी थे। तो फिर फ़कत इसहाक अलैहिस्सलाम को मानने वाले ये यहूदी फ़कत उनका किस तरह से हिस्सा बनता है? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। सो लिहाजा इनका जो ईमान है या रिलीजियस और कल्चरल जो एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग एंडिंग टाइम्स, उनका कन्वर्जेंस आपको नज़र आता है। और ईरान का बिहेवियर भी इसी तरह के एक बिलीफ सिस्टम एक्सप्लेन करता है, जहाँ इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने आना है और उसके बाद एक हतमी जंग होनी है जिसमें दज्जाल को शिकस्त दी जाएगी। जबकि जूडाइज़्म यकीन रखती है कि बड़ी जंग होगी, ये फंसेंगे तो इनको इस मुसीबत से निजात के लिए मसीहा विद मिरेकल आएगा। जबकि क्रिश्चियंस यकीन रखते हैं कि इस तरह की जंग होगी तो ईसा अलैहिस्सलाम आएगा और उनकी फतह दुनिया में कायम दायम रहेगी और उनका पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कायम हो जाएगी। तो इधर आपको एक एस्केथोलॉजिकल जो कन्वर्जेंस है उसके एक्सप्लेनेशन के ज़रिए से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये बिहेवियर है जिसकी वजह से ये जंग चलते हुए नज़र आ रही है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इन नेशंस के अंदर, उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि वो जंग से निकलना चाहते हैं। उन्हें पीट हेग्सेथ ने, मार्को रूबियो ने, जैरेड कुशनर ने, स्टीव विटकॉफ ने धकेला इस जंग के अंदर, जिसके बारे में उनके जोसेफ कैंट, जो कि डायरेक्टर रहे, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट का, उन्होंने कहा कि इस जंग में तो आपने अमेरिका को धकेला है, लेकिन आपकी नेक्स्ट जनरेशन इस जंग की आग में झुलसती रहेगी, आपको फ़ौरन रिवर्स करना पड़ेगा। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप रिवर्स करना चाहते हैं? मेरा इससे इख्तलाफ है बजाते खुद। अगर वो रिवर्स करना चाहते तो आयतुल्लाह खामनाई को और फिर अली लारेजानी को वो शहीद नहीं करवाते। उनका कहना है कि उन्हें इस बात का पता नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद तस्लीम किया है व्हाइट हाउस हनोका सेलिब्रेशन के अंदर कि वो फर्स्ट अमेरिकन जूइश प्रेसिडेंट हैं। उनकी बेटी भी जूइश कन्वर्टेड एक यहूदी हैं। इसके साथ साथ वो ये भी तस्लीम करते हैं कि वो सबसे बड़े दोस्त हैं इजराइल के, और कांग्रेस में इजराइल अपनी हमायत को खो रहा है। और फिर आपने ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन में बंदे रखे हैं जिसमें पीट हेग्सेथ भी शामिल है, जिसके बारे में इलान उमर कहती हैं कि ये अमेरिका के लिए एम्बैरसमेंट है, ही हैज़ टू बी रिप्लेस्ड, जो रिलीजियस एक्सप्लेनेशन देते हैं। और इससे पहले खुद चार्ली क्रिक जो बहुत ही करीब थे प्रेसिडेंट ट्रंप के और मेगा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। चार्ली क्रिक ने अपनी एसोसिएशन से 2 दिन पहले अपने दोस्त को ये इन्फॉर्म किया कि किसी तरीके से इस जंग को रोका जाए जो इजराइल अमेरिका को घसीटना चाहता है ईरान के खिलाफ। ईरान अब अपने स्टांस से पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान समझता है कि 40 सालों में जो उसे जख्म पहुंचाए गए उसका बदला लिया जाएगा।
अब स्टेट ऑफ हुर्मुज पहले जैसा नहीं रहेगा, गल्फ पहले जैसा नहीं रहेगा, और अमेरिका की अजारादारी इस खित्ते में हमेशा के लिए नाबूद होगी। और कुरान की एक एक्सप्लेनेशन भी इस पे है कि 40 सालों के बाद अल्लाह तबारक तआला चीज़ों को तहवाला कर देता है। लिहाजा इसकी एविडेंस के तौर पे हम देखते हैं कि जो कोल्ड वार स्टार्ट होती है 1950 के अंदर, वो 1990 में एग्जैक्टली ख़त्म हो जाती है, एग्जैक्टली 40 ईयर्स के बाद, और पैक्स अमेरिकाना या अमेरिकन सुप्रामेसी या यूनिपोलर वर्ल्ड कायम हो जाता है। लेकिन फिर 40 साल यानी 2030 में, इसका मतलब अमेरिका का डिक्लाइन हो जाएगा और उसके आसार नमूदार होना शुरू हो गए, जिसके बारे में मैंने कहा कि अमेरिका इधर ट्रैप में फंस गया है। जो एनबीसी को इंटरव्यू देते हुए अब्बास इराक़ी, जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के हैं, उन्होंने भी जब उनसे सवाल किया गया कि अमेरिका अपने बूट्स को उतारना चाहता है, कि आप उसके लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल तैयार है, हम 40 सालों से इसकी तैयारी, 20 सालों से इसकी हम तैयारी करें, और ये अमेरिका के लिए ट्रैप होगा। इसी वजह से अमेरिका के अंदर जो सेनेटर हैं लाइक रिचर्ड ब्लूमथॉल परेशान नजर आते हैं। जब उन्हें सीक्रेट इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दी जाती है, वो सवाल उठाते हैं कि अगर आपके पास एंड गेम नहीं है और हमारे पास बजट भी नहीं है इस वॉर का, तो आप इस वॉर के अंदर आप क्यों जंप इन करते हैं, और ऊपर से आप वहां पे बूट्स उतारना चाहते हैं, जो कि अमेरिका के लिए ट्रैप साबित होगा। लेकिन अगेन रिलीजियस एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे अमेरिकन भी समझते हैं या इजराइलीज भी समझते हैं और ईरान भी समझता है कि दिस इज़ एन एंडिंग टाइम, और हर किसी की कल्चरल एक्सप्लेनेशन अपनी जगह पे। सवाल ये पैदा होता है कि जीसीसी ममालिक कहाँ पे खड़े हैं। क्या गिरते हुए कश्ती और डूबती हुई कश्ती के अड्डे अगर आपने रखने हैं, जिसकी वजह से आपके यहाँ इनस्टेबिलिटी पैदा हो रही है और आप अपनी अवामी उमंगों के खिलाफ जा रहे हैं। गजा की सिचुएशन और ईरान पे हमला अगेन एक ग्रीवेंसेस बिल्डअप कर रही है, और अगर सर्वे हो तो वाज़े तौर पे नजर आएगा। तो बजाय अपनी अपनी हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करने के, बजाय ईरान के साथ दुश्मनी मोल लेने के, क्यों नहीं इन अड्डों से जान छुड़ाते। और अमेरिका अगर अपने आप को सेव करना चाहता है तो क्यों नहीं अनकंडीशनल सरेंडर करता है। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हम सैयद मोहम्मद जॉन हुसैन से लेने की कोशिश करें। आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस मामले के ऊपर क्या फरमाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सैयद मोहम्मद जॉन हुसैन साहब मौजूद हैं। ईरान के नॉन जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स पे आप देखते भी हैं। जॉन साहब, आपके वक्त का पहले बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नाजरीन के लिए पहले बताइएगा कि आज का दिन क्या होता रहा और क्या डेवलपमेंट हमें नजर आ रही है ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग में। मनोहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आपका काम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आपके एनालिसिस बहुत अच्छे हैं, मैं सुनता रहता हूँ। ईरान के हवाले से अगर बात करें तो वही चल रहा है जो पहले चल रहा था। मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने चेक पॉइंट्स के ऊपर, बसीज के और पुलिस के चेक पॉइंट्स के ऊपर बमबारी की है। रेजिडेंशियल इलाकों में जो पुलिस वाले हैं उनको टारगेट कर रहे हैं चुन चुन के। जो रिलीजियस लीडरान हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं। लेकिन कम हुई है शिद्दत हमलों में, काफी कम हुई है शिद्दत। क्योंकि वो जो कह रहे थे 5,000 पाउंड का हमने बम मारा है, उसके बाद मिसाइलें भी बंद हो गई। और ट्रम्प कह रहा है कि नेवी भी खत्म हो गई, एयरफोर्स भी खत्म हो गई। अभी आपने वीडियो देखी होगी, F-35 को उन्होंने टारगेट किया, उसकी वीडियो भी शाया हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि ईरान कोई हमले कम हो गए या ईरान का स्टॉक पाइल कम हो गया है। हमले भी, जो अभी 61st वेव गई अली लारजानी की शहादत के बाद, वो सबसे बड़ी वेव गई है। तो उसके बाद ऑयल तनसीबात पे जो हमला हुआ, ईरान ने पहले से वार्न किया हुआ था, पहले से बोला हुआ था कि भाई आप नहीं करें। पहले शाराम ऑयल डिपो को टारगेट किया, तेहरान के अंदर 2 रिफाइनरीज को टारगेट किया, और अमेरिका साथ साथ बोलता हुआ आ रहा था कि ये सऊदी अरब और ये जो दूसरे ममालिक हैं वो हमारे साथ है, हमारा साथ दे रहे हैं। हिमार मिसाइल्स भी वहां से लॉन्च हुई, रास अल खैमा से और दूसरी जगहों से। स्ट्रैटो टैंकर्स और रिफ्यूलर्स भी खड़े में हैं बेसिस के ऊपर। मैंने प्रिंस सुल्तान की काफी सारी सैटेलाइट इमेजरी दिखाई है, जंग के बाद नहीं, जंग से पहले भी दिखाई है, जहां पे इन गल्फ ममालिक में खड़े हुए थे जहाज अमेरिका के। और जो तेल जा रहा है अमेरिका और इजरायली जहाजों में, वो तेल किसका जा रहा है ये भी जरा पता लगाना चाहिए लोगों को, ताकि बाद में कोई कंप्लेन ना करे। ईरान ने खार्ग आइलैंड के बाद बोल दिया था क्लियरली कि अब अगर कोई हमला हुआ तो हम पूरे खित्ते की ऑयल ऑयल रिफाइनरीज जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, और सबको नहीं मार रहा है ईरान, तुर्की को अभी तक निशाना नहीं बनाया, ओमान को निशाना नहीं बनाया, आजरबाईजान को निशाना नहीं बनाया। डर में नहीं, क्योंकि फ्रांस और यूके को साइप्रस में निशाना बनाया और इराक में फ्रांस को निशाना बनाया। तो कोई डर में नहीं कर रहा, ये सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि यहां से हमले हो रहे हैं। तो अफसोस है ईरानियों को, और बड़ा जो है वो क्या कह सकते हैं, गम गुस्सा है कि क्यों बावजूद वार्निंग्स के, बावजूद रिक्वेस्ट के कि आप अमेरिका को बाहर निकालें। कतर ने 24 घंटे का अल्टीमेटम ईरान को तो दे दिया, लेकिन अमेरिका को कोई कुछ नहीं कह रहा। सारी मुजम्मतें, सारी स्टेटमेंट्स ईरान के खिलाफ तो आई, लेकिन जब ईरान रिटेलिएट करे
तो ईरान अमेरिका को सपोर्ट करना हलाल है, लेकिन ईरान का रिटेलिएट करना हराम है। तो ये ईरानियों को थोड़ा समझ में नहीं आई बात, और यहाँ पे थोड़ा सा गम गुस्सा है इस बात पे। अच्छा जॉन भाई, ये इस पे भी हम आ जाते हैं। आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसे पॉइंट आउट किया, लेकिन जो इजरायली हिकमत अमली इस वक्त नजर आ रही है, स्टेटेड जो उनकी पॉलिसी है कि ईरान के अंदर जो की फिगर्स हैं, जिसकी तरफ आपने भी इशारा दिया कि उनको टारगेट किया जाएगा, क्या ये इजराइल फ्रस्ट्रेशन में कर रहा है? बिकॉज ईरान के जो प्रिसीशन स्ट्राइक्स हैं इजराइल के की ऑफिशियल्स के ऊपर, वो लगता है कामयाब हैं। गो के वहां पे ब्लैकआउट है मीडिया का, लेकिन लगता ये है कि वो उससे फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा मुनव्वर साहब आपने, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है उनकी तो। देखिए ना, नेतन्याहू की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्रम्प के साथ बैठा हुआ नजर नहीं आया। वो जहां से भी वीडियोस आ रही हैं उसमें भी शक व शुबात उठ रहे हैं कि वो असली है नहीं है। बहरहाल मुझे नहीं लगता असली, मुझे लगता है वो जिंदा है अभी भी। लेकिन बहरहाल गायब हैं इनके ऑफिशियल्स, और काफी सारे ऑफिशियल्स को मार भी दिया गया ईरान की तरफ से। और जो हमला हुआ है तल अवीव के अंदर और दूसरी जगहों के अंदर, लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, हाईलाइट होते हैं दूसरे हमले, लेकिन सबसे ज्यादा हमले इसराइल के ऊपर किए हैं ईरान ने। और हाइफा, तल अवीव, इलियाद, गैलीली, नेगेव डेजर्ट, अश्केलॉन, अशदोद, हर जगह, बीर शिवा, हर जगह ईरान ने हमला किया है। और बिल्कुल वहां पे रेडार सिस्टम काम नहीं कर रहा, वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। ईरान जो है वो मारा जा रहा है उनको। तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन के अंदर ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुनव्वर साहब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी मैं वजह बताऊं, 12 दिन की जंग के अंदर पहले ही दिन पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। अगर डिसीजन मेकिंग में फर्क आना होता तो उस वक्त आ जाता, नहीं आया, इसराइल को शिकस्त दी। अभी आयतुल्ला खामनाई की शहादत के बाद इनको लग रहा था कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ना सिर्फ रिस्पॉन्स आया, बल्कि होल्ड भी करके रखा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल भी करके रखा है अभी तक। और इतनी बड़ी जो सुपर पावर है, जो अपने आप को खुदा मानती है, उसको एक तेल का बूंद क्रॉस करने नहीं दिया है अभी तक, और उनके ऊपर जारी हैं हमले। तो ये जो सोच रहे थे वो बिल्कुल उल्टा हो गया। ईरान जंगी कौम है, एक जुनूनी कौम है, नजरियाती कौम है। इनका मानना है कि इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि ये पहले से अगर इनको हाथ मिला लेते, अगर अपने मुल्क के लिए सोचना होता तो हाथ मिला लेते अमेरिका और इसराइल से, बादशाह बन के बैठ जाते। कोई जरूरत नहीं थी हमास को सपोर्ट करने की, किसी और को सपोर्ट करने की, कोई जरूरत नहीं थी सैंक्शन लेने की। तो बिल्कुल ये जो नैरेटिव्स आ रहे हैं, और जो अमेरिका और इसराइल चाह रहे हैं ईरान के अंदर करना, कि वो जाके फॉल्स फ्लैग अटैक भी कर सकते हैं। वो इस डेस्परेशन में इसराइल के कोई ऐसा हमला अल्लाह ना करे मस्जिद अल अक्सा, बैतुल मुकद्दस के ऊपर ये जुर्रत कर सकते हैं टारगेट करने की, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, या कोई बड़ा और मजहबी दूसरी साइड्स के ऊपर जो है वो हमला कर सकते हैं ईरान के ऊपर डालने के लिए। लेकिन ईरान ने हमेशा टिट फॉर टैट रिटेलिएशन की है, जवाबी कार्रवाई की है। डीसैलिनेशन प्लांट तक को यहाँ पे जो है वो हमला किया गया। कश्मीर के अंदर 30 गांव हैं जिनके अंदर पानी ही नहीं था, और इस पे भी ईरान ने कुछ नहीं किया, किसी डिसैलिनेशन प्लांट पे नहीं मारा किसी। चाहता तो 18 डिसैलिनेशन प्लांट सऊदी अरब में भी हैं, उनको टारगेट कर सकता था। मिडिल ईस्ट पूरा डिसैलिनेशन प्लांट पे डिपेंडेंट है 90%। तो चाहता तो हमले कर लेता, नहीं किया। तो इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है, डेस्पिरेशन के अंदर कुछ भी करेगा, लेकिन उससे फायदा कुछ भी नहीं होगा। आयतुल्ला खुमैनी का बयान है कि हमें शहीद दो, ताकि हमारा इनकलाब और ज्यादा जागे। और शहीद देते हुए आया है ईरान, ईरानी कौम कहती है कि हमने शहीद दिए हैं। शहीद मुतहरी, शहीद रजाई, बहुत सारे शहीद हैं जिनकी जिनकी फहरिस्त जो है वो बहुत लंबी है, और ये टकराते नहीं है शहीद देने में। आई थिंक ये कैरी ऑन रखेंगे, क्योंकि इनके लिए ये जंग सिर्फ ईरान की जंग नहीं है, इस्लाम की जंग है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया कि इस्लाम की जंग है, लेकिन जीसीसी में जो इजलास हुआ है, ओआईसी के 13 फॉरेन मिनिस्टर्स का इकट्ठे होना है, उसमें चीदा चीदा तो सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, तुर्किया है, बाकी तो छोटे छोटे ममालिक हैं। गालिबन उनकी कोई इतना वेट मुझे नजर नहीं आता। उन्होंने तनकीद की है कि ईरान जो मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर हमले हैं, उनकी बेसिस के ऊपर या उनकी एनर्जी जो फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर जो हमला करना है, उसे फिलफोर रोकें। और सुना है कि कतर ने जो डिफेंस अटाची हैं ईरान के, उन्हें भी निकाली दे दी कि विद इन 48 आवर्स आप मुल्क को खाली कर दें। तो उसके रिस्पॉन्स में ईरान क्या देख रहा है, क्या फीलिंग है, क्या अंडरस्टैंडिंग है ईरान के अंदर? देखें, जैसा कि मैंने कहा कि अफसोसनाक है, ईरान की फीलिंग यही है कि ईरान के ऊपर, ईरान जब कुछ भी करता है, थोड़ा बहुत रिटेलिएट करता है, जवाब देता है, तो उसके ऊपर बड़ी तनकीदें होती हैं। लेकिन ईरान के ऊपर जब हमले हो रहे हैं और इतने सारे मासूम लोग अपनी जानें खो रहे हैं, और सऊदी अरब और यूएई और कतर और कुवैत और जॉर्डन और बहरीन, ये सारे ममालिक जो है वो जब साथ दे रहे हैं अमेरिका का और इसराइल का, मुख्तलिफ प्रूफ्स मैंने डाले हैं, आप भी प्रूफ जाके चेक कर सकते हैं। शुरू से ये जो हमले हो रहे हैं अमेरिका और इसराइल के, वो इन ममालिक की तरफ से हो रहे हैं। तो अफसोस है, ईरान को गुस्सा है इस बात पे कि ईरान की तरफ से पोजीशन को नहीं दिखाया जा रहा है, ईरान की तरफ से पोजीशन को कंसिडर नहीं किया जा रहा। और ये देखें, अलमिया रहा है पहले भी,
आपने देखा कि गाजा के अंदर इन ममालिक ने इस्लाम का नाम यूज करते हुए बातें तो होती हैं बहुत सारी, लेकिन या तो ममालिक इब्राहिम अकॉर्ड में जाके बैठ गए या तो पीस ऑफ बोर्ड ऑफ पीस में जाके चले गए, तो थोड़ी सी नाराजगी ईरान को है। पाकिस्तान से बहरहाल खुश है ईरान के किस तरीके से पाकिस्तान ने अपना समझदारी के साथ मुजाहिरा किया, शुक्रिया अदा भी किया पाकिस्तान को। और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जो है उन मसलों में उलझेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका की ये चाल है कि पाकिस्तान को सऊदी डिफेंस पैक के थ्रू एंगेज किया जाए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बहुत समझदार है, पाकिस्तानी कौम बहुत समझदार है, ईरान के साथ खड़ी भी है। पाकिस्तान को भी पता है कि ईरान आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है, फिर बाद में नंबर पाकिस्तान का आएगा। तो पाकिस्तान से उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है इन चीजों के अंदर नहीं पड़ेगा। ये जो ममालिक इस्लाम का बहाना करके अपनी बादशाहत को बचा रहे हैं बकौल ईरानियों के, इनको जो है वो रियलाइज करना चाहिए, अभी भी वक्त है कि अमेरिका को इनको बाहर निकाल देना चाहिए। और जवाबी कार्रवाई में अगर ईरान अटैक कर रहा है तो बिल्कुल ईरान कहता है कि हम क्या करें, जाहिर सी बात है पहले से मना किया हुआ था कि ऐसा ना करें, सपोर्ट ना करें। तो अब जवाबी कार्रवाई में जब होगा तो उनको कंप्लेन नहीं करना चाहिए, ईरान का मौकिफ ये है। अच्छा जॉन भाई, वैसे नफ्ताली बेनेट जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनका बयान तो है कि ईरान के बाद तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान का नंबर आएगा, ये भी पोटेंशियल थ्रेट है। अभी मैं देख रहा था तुलसी गिबार्ड की जो स्टेटमेंट है कांग्रेस के अंदर, ये भी इस्तेमाल की जा रही है कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहा है मिलके इसके साथ, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया के साथ उन्होंने नाम लिया है। ये एक किस्म का प्रेशर टैक्टिस है पाकिस्तान के ऊपर कि वो ईरान के मसले में उनको हेल्प आउट करें या वे आउट दें। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन में है कि वो गल्फ और ईरान के दरमियान में कोई ब्रिज करे और साथ साथ अमेरिका के लिए कोई वे आउट दे? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान कोशिश जरूर करेगा ब्रिज बनने की, और पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट है कि बराबर में इसराइल आके बैठ जाए। और इनकी आवाम का जो सेंटिमेंट है ईरान के साथ वो भी अच्छा है, पॉलिटिकल और सोशल लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे पाकिस्तान साथ है ईरान के। तो कोशिश जरूर करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले भी अमेरिका ने जैसे हमला कर दिया ईरान के ऊपर, बगैर बावजूद इसके के जितने भी ममालिक थे उन्होंने बोला कि ना करें। और अभी भी जो हुआ सऊदी अरब और कतर को, जिस तरीके से उन्होंने सऊदी अरब, कतर, यूएई जिस तरीके से सपोर्ट किया उन्होंने अमेरिका को, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान कोशिश जरूर करेगा। लेकिन हो सकता है कि इस पे आगे, क्योंकि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतना आगे जा चुका है ये मामला, कि हो सकता है कामयाब ना हो, लेकिन उम्मीद जरूर है कि कामयाब हो। और मुझे पता है बिल्कुल, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि पाकिस्तान कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में नहीं है जिस तरीके से दूसरे मुल्क हैं। जो भी बहरहाल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर होता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी जो रेड लाइंस है उनके ऊपर जो है वो नहीं करता, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो बिल्कुल कोशिश जरूर रहेगी पाकिस्तान की, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि कामयाबी के साथ कोई भी मुज़ाकरात नहीं हो पाएंगे गल्फ कंट्रीज के साथ। ईरान हो सकता है कि बिल्कुल आगे जाके कोई सेटलमेंट पे आए, और ये सिर्फ तब मुमकिन होगा मुनव्वर साहब जब ये गल्फ ममालिक अमेरिका को खुदाफिज कहेंगे अपने बेसिस से। जब तक खुदाफिज नहीं कहेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि ईरान भी इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, या किसी तरीके की बात जो है वो मुस्बत तौर पे सामने आएगी। तो देखें, इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अभी भी वक्त है गल्फ ममालिक का कि वो रियलाइज करें कि यहाँ से अमेरिका को वो भगाएं, और पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, रशिया, चाइना, ये सारे मुसलमान ममालिक एक मजबूत ब्लॉक बन के सामने आए। एक ना सिर्फ डिफेंस ब्लॉक बने बल्कि इकोनॉमिक ब्लॉक भी बने, जिसके अंदर उनके जो ऑयल रिसोर्सेज हैं वो शेयर हो, ट्रेडिंग हो, पड़ोसी है ईरान, यहाँ से तेल आ सकता है, गैस पाइपलाइन है, बहुत सारी चीजें हैं जो डेवलप हो सकती हैं। तो बिल्कुल इस पे आई थिंक पाकिस्तान कोशिश करेगा, और इंशाल्लाह हो सकता है कि कोई चीज आगे जाके हो कि गल्फ ममालिक जो है वो खुदाफिज करते हैं अमेरिका को। अच्छा जॉन भाई, वैसे तो देखा जाए कि जो अमेरिकन बेसिस हैं गल्फ के अंदर, वो मोर और लेस डिसफंक्शनल हमें नजर आती हैं, और यही वजह है कि अमेरिकन एसेट्स मूव कर गए ग्रीस, और ग्रीस से इंडियन ओशियन की तरफ। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई अपॉर्चुनिटी विंडो खुल सकती है, जिस तरह आपने कहा कि आगे जाके हो सकता है गल्फ से बात करें? एंड गेम क्या है ईरान की? आखिर ईरान कहाँ पे जाके रुकेगा और कहेगा नहीं अब हमने बदला ले लिया है अली लारिजानी साहब का, शहीद खामनाई साहब का, और अब हमें बातचीत के जरिए मसले को आगे लेके जाना है? आपको लगता है कि इन दोनों शख्सियात की शहादत के बाद कोई एक पर्सनैलिटी है जो कि बातचीत पे यकीन रखती है और बातचीत के जरिए से, डिप्लोमेसी के जरिए से मकासद को आगे बढ़ाया जा सके? देखें, ये तो क्लियर कर दिया था आयतुल्ला शहीद अली खामनाई ने भी कि अगर ये जंग होगी तो ये रीजनल जंग होगी। इसका मतलब कि ये सिर्फ आयतुल्ला खामनाई के बदले में या अली लारजानी के बदले में ये काम नहीं कर रहा है ईरान, बल्कि एक पॉलिसी है कि जहां से अटैक होगा, जिस मुल्क की रिसोर्स यूज होगी, सपोर्ट यूज होगा,
उस मुल्क के अंदर जो इंटरेस्ट हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये पॉलिसी पहले से आई थिंक सेट हुई हुई है। और ईरान रुकेगा कहाँ पे, जहां तक बात आती है, तो ईरान रुकेगा तब जब अमेरिका का इस पूरे रीजन के अंदर से, खत्ते में से साया जाएगा। क्योंकि देखें मुनव्वर साहब, यही वो बेसिस हैं जिनके थ्रू इसराइल को भी सपोर्ट मिल रहा है। और इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल प्लान है, वो चाहे अब्राहम अकॉर्ड से पूरा ना हो रहा हो, लेकिन दूसरी चीजों से, सपोर्ट से, जो इनडायरेक्ट सपोर्ट है, उससे जो है वो पूरा होता है। और बेचारे अरब ममालिक भी मजबूर हुए हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने अपने हथियार नहीं बनाए, वो अपने आप को इस तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते कि वो अमेरिका को कोई भी चीज मना करें। तो जाहिर है वो अमेरिका की ही बात को सुनेंगे। तो मेरे ख्याल में खत्म तभी होगा जब जब यहाँ से ये बेसिस हटेंगे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि 3-4 महीने बाद दोबारा इसराइल हमला कर दे, या कल को अल्लाह ना करे पाकिस्तान के ऊपर भी जो है वो डायरेक्टली। अभी देखे ना तुलसी गाबर्ट का स्टेटमेंट आपके सामने है कि पाकिस्तान को इशारा दे दिया उन्होंने। तो बिल्कुल हो सकता है कि क्योंकि आगे जाके पाकिस्तान भी इनकी लिस्ट में है, तो हो सकता है कि ये मामला सिर्फ तभी रुकें जब बेसिस यहाँ से, जहां से अटैक्स हो रहे हैं, ये बेसिस खाली हों। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, ओमान के अंदर अटैक नहीं किया, तुर्की के अंदर अटैक नहीं किया, अजरबैजान के ऊपर अटैक नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई मिलिट्री पावर्स हैं ये। आप फ्रांस और यूके को जब नहीं छोड़ा ईरान ने, और अमेरिका और इसराइल को नहीं छोड़ा, तो फिर इन मुल्कों को कोई, मुझे नहीं लगता कि मसला होगा ईरान को एंगेज करने में। सिर्फ इसलिए क्योंकि ईरान अभी भी इत्तेहाद चाहता है। ईरान चाहता है कि अभी भी इत्तेहाद हो, अभी भी अच्छी तरीके से रहे पूरा रीजन। तो इसलिए आई थिंक हो सकता है कि जब खत्म हो ये सारे बेसिस जाए यहाँ से, तब जो है वो मामला सेटल हों। अभी भी यूज हो रहे हैं मुनव्वर साहब। कल भी मैंने स्ट्रेटो टैंकर्स की और रिफ्यूलर्स की पिक्चर लगाई थी जब अटैक हो रहा था बूशहर के ऊपर। तो मैंने दिखाया था क्लियरली कि कौन 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 से ममालिक की तरफ से रिफ्यूलर्स उड़ाए गए हैं जहाजों में पेट्रोल डालने के लिए। तो बिल्कुल ईरान यही चाहता है कि अब ये सिलसिला परमानेंटली खत्म हो जाए। लास्ट दो क्वेश्चन। जॉन साहब ये फरमाइएगा, यूरोप के साथ क्या बातचीत चल रही है? बिकॉज वो इस वक्त हिस्सा नहीं बन रहे अमेरिकन जंग का। गो के बरतानिया ने अपने अड्डे को इजाजत दे दिया है कि वहां से B-252 बॉम्बर फ्लाई करे और ईरान के ऊपर हमलावर हो, लेकिन फ्रांस, इटली, स्पेन वगैरह और कनाडा इवन, उन्होंने इस जंग का हिस्सा न बनने की यकीन दहानी करवाई है। जो चीफ है उनकी फॉरेन पॉलिसी की, उन्होंने भी इस बात का इशारा दिया कि सिंस हमसे मशवरा नहीं लिया गया, इस जंग का कोई वे आउट नहीं है, इसकी कॉस्ट क्या होगी, मकासद क्या है, तो हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो यूरोप के साथ क्या इस वक्त ईरान की बातचीत चल रही है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए यूरोप के अंदर चंद ममालिक का डिफरेंट, अगर हम खत्ते की बात करें, यूरोपियन यूनियन की नहीं बल्कि खत्ते की बात करें, यूरोप कॉन्टिनेंट के, तो यूके के अंदर फेयरफोर्ट जो बेस है उसके ऊपर B-1 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर की भी फैसिलिटी दी हुई है। लेकिन नाराज है डोनाल्ड ट्रंप केयर स्टारमर से, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने डायरेक्टली आने से मना कर दिया है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज में आने से मना कर दिया है। और यूरोपियंस ने तो अपने बेसिस भी अब जो है वो नहीं नहीं दिए हुए, क्योंकि उनको पता है कि मिसाइलें दागने से ईरान एक लम्हा भी जो है वो वेट नहीं करेगा। क्योंकि फ्रांस में आपको पता है इनका जो डेप्यूटी था इराक के अंदर, एरबिल के अंदर, वो जो है वो उनकी हलाकत हुई है। तो यूरोप को अपने इंटरेस्ट भी देखने हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इनके साथ खुद भी बदमाशी की, इनको कहा ग्रीनलैंड दे दो मुझे, वहां पे वाटर्स को टेस्ट किया गया। यूक्रेन के अंदर उन्होंने टेस्ट किया कि ये साथ देते ही नहीं देते, तो डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि ये ममालिक उनका साथ देंगे। अब देखिए सिचुएशन ये है कि ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट के बाद, जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी जिसमें डॉलर जो है उसको पैक कर दिया गया, या डॉलर को पैक तो नहीं किया गया लेकिन उसको एज अ डोमिनेंट करेंसी जो है स्टेबलाइज कर दिया गया, गोल्ड से हटा दिया गया, गोल्ड स्टैंडर्ड से हट गए। तो उसके बाद अमेरिका को लग रहा था कि अब पूरी कंट्रोल जो है वो अमेरिका के पास है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के खुद के नीड्स ऐसी हैं, उनकी रेड सी का एक प्रॉब्लम है। बाबल मंदब अगर बंद कर दिया हूतियों ने कल को इस जंग के अंदर आके, और यूरोप अगर इन्वॉल्व होता है, तो बाबल मंदब, मुझे पक्का पक्का मुझे लग रहा है कि बाबल मंदब को बंद किया जाएगा, हूतियों की तरफ से कंट्रोल किया जाएगा। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज इस पूरे मसले के अंदर नहीं आ रही। जाहिर है उनको उनको अपना भी देखना है, प्रेशर तो है उनके ऊपर अमेरिका का, लेकिन जिस तरीके से ईरान जंग जीत रहा है इस वक्त, जीतने की पोजीशन में आया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से इंगेज करेंगे आगे भी। लेकिन हो सकता है कि बहरहाल कुछ ममालिक हों जिनको यूज किया जाए यूरोप के, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि अटैक फिर भी ईरान उनके ऊपर करेगा। जॉन भाई, बड़ा मुख्तसर सा जवाब आपका चाहूंगा। अगर ये वॉर एस्केलेट होती है, गल्फ इसमें शामिल होते हैं, स्पेशली सऊदी अरब शामिल होता है, तो आपको लगता है कि हौसी भी इस वॉर में इन हो जाएंगे? जी 100%, 100%। चलें, ये मुख्तसर बिल्कुल। जवाब यही दे सकता हूँ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसके अलावा ईरान के आखिरी सवाल, ईरान के जो सोसाइटी है उसका मोराल आप किस तरह से देख रहे हैं? इतनी बम्बार्डमेंट होने के बाद की शख्सियात के शहादत के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, स्टिल ईरानी कौम खड़ा होने के लिए तैयार है? देखिए दो मोटोज हैं जो ईरानी कौम लेके चल रही है, मी जंगीम, मी मीनीम,
जिल्लत नेमी पजीरी, मतलब हम जंग करेंगे, हम खड़े रहेंगे, जाएंगे, लेकिन जिल्लत को कबूल नहीं करेंगे। और जो दूसरा मोटो है वो ये है कि खयाबुनारो खाली नेमी को नहीं, हम खयाबनाओं को, हम जो सड़कें हैं उनको खाली नहीं करेंगे। आवाम रोज रात को यहाँ पे आती है मोराल दिखाने के लिए कि हम सपोर्ट में हैं गवर्नमेंट के। ऑफिसेज खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, बैंक्स खुले हुए हैं, सारी चीजें खुली हुई हैं। स्कूल्स की छुट्टियां हैं क्योंकि नौरोज आ गया है, वो भी खुल जाएंगे, लेकिन हो सकता है ऑनलाइन खुले, क्योंकि अमेरिका और इसराइल तो स्कूलों के ऊपर अटैक करने से जो है वो शर्माते नहीं है। लेकिन बहरहाल पूरी आवाम का मोराल इस वक्त बहुत ज्यादा हाई है। रियाल जो ईरान का है उसकी करेंसी की स्टेबल वैल्यू गिरी, मतलब मजबूत हुआ है रियाल। और एक इन्फ्लेशन जो है वो कम हुई है ईरान के अंदर। चीजें डिस्काउंट पे हैं, दूध अंडे ये सारी चीजें डिस्काउंट पे हैं। तेल एक तोमान एक रियाल भी नहीं बढ़ा, बावजूद इसके कि इतनी तंसीबात पे हमला किया। गैस की कोई सप्लाई का इशू नहीं हुआ, तेल की कोई सप्लाई का इशू नहीं हुआ। तो अवाम पूरी तरीके से यहाँ पे पुर इत्मीनान के साथ ये बिलीव करती है कि ईरान ये जंग जीत रहा है। और ये बिल्कुल देखें, ये जितना भी हो रहा है साल सिलसिला वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि ईरानी अवाम साथ है। अगर ईरानी अवाम साथ नहीं होती है, जो डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाब था रिजीम चेंज का कि मैं आऊंगा, मैं आयतुल्लाह खामनेई को शहीद करूंगा और अवाम बाहर आ जाएगी, रेवोल्यूशन आ जाएगी, तो ये चीजें नहीं हुई। ना कोई कू हुआ, ना कोई एजिटेशन आई। तो मेरे ख्याल में तो अवाम जितना इस वक्त यूनाइटेड है उतना कभी भी यूनाइटेड नहीं थी। और जिस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं मुनव्वर साहब, अवाम इस चीज को, ये या आ रहे या पा रहे वाली जो सिचुएशन के बस अब तो आखिरी है ये मरहला, या तो हम मर जाएंगे या तो हम खत्म कर देंगे, ये वाली पोजीशन पे अवाम आई हुई है। बहरहाल लीडरशिप स्ट्रेटजी के साथ भी सोचती है। जॉन साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ईरान से हमें ज्वाइन किया, गो कि इंटरनेट की प्रॉब्लम है, जंगी हालात हैं, उसके बावजूद आपने हमारे शो के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, आपने जॉन साहब की गुफ्तगू सुनी। इससे तारीख के अगर आप झरोकों में झांक के देखें तो हमेशा वो पावर जो अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ती है और उसके पीछे एक मजबूत नजरिया होता है, उसने बड़ी से बड़ी ताकत को पछाड़ा है। ये मामला पेलोपोनेशियन वॉर से शुरू होता है, इस्लाम के दौर से गुजरता हुआ वियतनाम वॉर, और उसके बाद अफगानिस्तान की जंग, और आज फिर ईरान की जंग आप देख रहे हैं। नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है। अमेरिका के पास एक ही कंडीशन है, अनकंडीशनल रिट्रीट, और उस सूरत में खित्ते से उसे जाना होगा। अदरवाइज इतना ब्लीड होगा कि यूक्रेन यूक्रेन और ताइवान के मसले पे चाइना और रशिया के खिलाफ अमेरिका नहीं खड़ा हो सकेगा। आप अपने कमेंट से जरूर नवाजिएगा। इजाजत दीजिए जॉन मोहम्मद साहब को और मुझे। अल्लाह हाफिज।